how the translocation is different from meiosis. It is different from meiosis that in the sense that it occurs between non-homologous chromosomes. मीन्स अगर दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स अपन आपस में ड्यूरिंग मियोसिस पार्ट एक्सचेंज करते हैं, क्रॉसिंग ओवर करते हैं, तो वो आप कहते हैं कि वो नेचुरल है, ठीक है, दैट्स नेचुरल कि वो एक दूसरे के साथ जो है वो क्रॉस ओवर कर रहे हैं और सेगमेंट एक्सचेंज करते हैं, और फिर आपके पास न्यू वैरायटीज जो हैं या न्यू कॉम्बिनेशंस जो हैं अलील्स के वो आते हैं। लेकिन ये जो टाइप है ट्रांसलोकेशन, इसमें कोई सा भी एक क्रोमोसोम किसी दूसरे यानी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ जाके ज्वाइन कर सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे का वापस इसके पास आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही का टूट के दूसरे के साथ जाके ज्वाइन कर जाए। मतलब डायरेक्शनल भी हो सकता है और बैलेंस भी हो सकता है। डायरेक्शनल का क्या मतलब है कि एक एक का पार्ट सेपरेट होगा और दूसरे के साथ ज्वाइन कर जाएगा, तो डायरेक्शनल हो गया ना, उसकी डायरेक्शन होगी, एक ने दिया दूसरे ने लिया। और बैलेंस में क्या है कि एक दे रहा है और वापस फिर ले भी रहा है, तो दोनों आपस में एक्सचेंज करें, लेकिन ये एक्सचेंज जो है ये मियोसिस की एक्सचेंज से डिफरेंट है कि वो होमोलोगस में होती है, और ये दिस इज बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इसके बारे में आज हम देखते हैं। आई होप कि आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रही होगी, कोई एक मुझे बता दे। यस यस मैम। मैम। जी बेटा, ओके। यस तो मैम। इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स इंट्रोडक्शन, कि इसको हम मतलब कि जिस तरीके से हमने पीछे पढ़ा है कि उनकी डेफिनेशंस क्या हैं या उनकी टाइप्स क्या हो सकती हैं, और फिर यही बातें जो भी मैंने आपको कुछ बताई भी हैं। सो व्हेन अ सेगमेंट ऑफ वन क्रोमोसोम्स becomes attached to another, दिस इज ट्रांसलोकेशन। और इन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, जिसमें मैं बैलेंस की आपको बात कर रही थी, टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक्सचेंज genetic material and usually generate so-called balanced translocation. And then, nevertheless, translocations and inversions can alter the phenotype because a gene's expression can be influenced by its location. तो पोजीशन इफेक्ट की वजह से, क्योंकि एक जगह से टूट के दूसरी जगह पे जा रहा है, तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, नेबर में जो जीन्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। सो इसकी वजह से, इन इवेंट्स की वजह से डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स जो हैं समटाइम वो भी आप देखने में आ सकते हैं, देख सकते हैं, यूजुअली विदाउट फिनोटिपिक कॉन्सिक्वेंसेज। और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि हमेशा अगर ट्रांसलोकेशन हो रही हो तो जरूर उसका फिनोटिपिक जो है वो आप देखेंगे। 1% कहा जाता है कि जो ह्यूमन है उनके अंदर ट्रांसलोकेशन है, दैट्स नॉर्मल। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, मतलब इसमें कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं है इसका ट्रांसलोकेशन का होना। एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल जो कि आपके सामने दिखाई हुई है, क्रोमोसोम नंबर 1 एंड क्रोमोसोम नंबर 7। अब आप देख सकते हैं कि ये आपस में जो है वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है। 1 7 के साथ तो होमोलोगस नहीं है ना, 1 1 के साथ जो है वो होमोलोगस होगा। तो इनका आपस में जो है वो एक्सचेंज दिखाया हुआ है कि एक का जो है एक पार्ट दूसरे के पास चला गया है, और दूसरा 7 का पार्ट जो है, यानी कि पर्पल कलर जो है वो 1 को दिया हुआ है, और ब्लू कलर में जो है वो 7 को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इनका आपस में पार्ट्स जो एक्सचेंज किए हैं, जस्ट लाइक द क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस, लेकिन दिस इज बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। एंड जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इट कैन बी डायरेक्शनल, कि एक का जो है वो पार्ट टूट के किसी दूसरे का हिस्सा बन जाए। सो इन्वायरमेंटल एजेंट्स की वजह से उनमें रेडिएशंस भी हो सकती हैं, कोई और इन्वायरमेंटल कोई केमिकल भी हो सकता है, उनकी वजह से दो क्रोमोसोम्स में ब्रेक साथ आएगा, और एक का एक पार्ट जो है वो टूट के दूसरे का हिस्सा बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 2 और क्रोमोसोम नंबर 22, इनके बारे में बात की हुई कि इनमें बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल एजेंट्स जो हैं वो ब्रेक्स आए, एंड बिकॉज ऑफ दोज ब्रेक्स एक का जो पार्ट है वो दूसरे के साथ जुड़ गया। अब जुड़ेगा कैसे, क्योंकि जुड़ने के लिए भी आपको पता है कि लाइगेज एंजाइम जो है, जो कि डीएनए रिपेयर का काम करता है, तो वो इसमें पार्ट प्ले करेगा। तो ये ऐसा नहीं है कि जाके ऐसे ही साथ में लगेगा और जुड़ जाएगा। तो एंजाइम रिपेयर मैकेनिज्म के जरिए वो रिकॉग्नाइज करेगा उस पार्ट को, एंड देन वो फिर किसी दूसरे क्रोमोसोम जिसके अप्रोच में होगा उसके साथ इसको जोड़ देगा। तो इस तरीके से ये हिस्से जहाँ पे पार्ट्स जाके अटैच हो रहे हैं उनको हमने रिएक्टिव एंड्स कह दिया, कि यानी रिएक्टिव एंड्स के यहाँ पे जाके कोई दूसरा पार्ट जो है वो अटैच होगा, और एंजाइम्स जो है यहाँ पे इसको रिपेयर करेंगे
इस क्रोमोसोम के साथ लाइगेशन के लिए. So, in this way, chromosomal breakage first of all occurs and then repair, DNA repair के जरिए ये process जो है वो complete होता है. Because as I told you कि it's a kind of normal process. तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो बिल्कुल ही different है. Then इसकी consequences क्या है और इनको आगे further किन 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 नामों से आप देख सकते हैं. इसकी बहुत ह्यूमन में इसकी बहुत ही अच्छी एग्जांपल जो है, मशहूर एग्जांपल जिसके आप कह सकते हैं, वो फेमिलियल डाउन सिंड्रोम की है. फेमिलियल डाउन सिंड्रोम की जो ये जो सिंड्रोम है, दिस इज बिकॉज ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 एंड क्रोमोसोम नंबर 14. तो मेजोरिटी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 21 जो है वो जाके अटैच हो जाता है टू क्रोमोसोम नंबर 14 के साथ. तो इस वजह से फिर जो कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, उन कॉन्सिक्वेंसेज की वजह से जो सिंड्रोम होता है उसको फेमिलियल डाउन सिंड्रोम कहते हैं. और सिंपल जो ट्रांसलोकेशन होती है, जो डायरेक्शनल होती है, उसमें क्योंकि ये भी ये जो मैं अभी आपको फेमिलियल डाउन सिंड्रोम की बता रही, ये भी क्रॉस ओवर नहीं है. मतलब ऐसे नहीं है कि आपस में पार्ट्स एक्सचेंज हुए, एक का टूटा है जस्ट और दूसरे के ऊपर जाके लग गया. तो दिस इज काइंड ऑफ डायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन, यानी कि एक ने सिंपली अपना दे दिया और दूसरे ने सिंपली उससे ले लिया है. ऐसा नहीं कि एक ने दिया और फिर दूसरे से उसने वापस भी लिया. एक मिनट बेटा. हेलो. वालेकुम सलाम. हाँ जी मैं. अच्छा. अच्छा. डॉक्टर आसमा आई नहीं. अच्छा. उनसे कहना हैंडल कर ले. हाँ, उनसे कहना हैंडल कर ले आज के दिन. तो अगर किसी और दिन इनके भी आए हुए मेरे भी आए हुए तो मैं हैंडल कर लूंगी. तो उनको बता देना, ठीक है. हाँ. तो मीटिंग कहाँ पे आना है? मीटिंग कहाँ पे हो रही है? अच्छा. ठीक है. और बच्चों से भी कहें, हाँ बच्चों से भी कहें कि वो ज्यादा बाहर ना फिरें. हाँ. ओके. जी बेटा, तो हम बात कर रहे थे फेमिलियल डाउन सिंड्रोम की, जिसमें मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम नंबर 21 और क्रोमोसोम नंबर 14 के दरमियान में ये होती है. फेमिलियल डाउन सिंड्रोम को आप रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन का नाम भी दिया जाता है. इट्स एन एग्जांपल ऑफ रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन. और दिस ट्रांसलोकेशन occurs such as breaks occurs at the extreme ends of the short arms of two non-homologous chromosomes, acrocentric chromosomes. Acrocentric मैंने आपको शुरू में बताया था ना, एसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक chromosomes. And the small acentric fragment are lost. और जो लार्ज फ्रेगमेंट होता है वो फ्यूज कर जाता है दूसरे क्रोमोसोम के साथ, और इस तरीके से दो क्रोमोसोम मिलके एक सिंगल क्रोमोसोम बना देते हैं. ठीक है. मतलब कि एक आपको पता है ना, होमोलोगस पेयर की फॉर्म में क्रोमोसोम्स जो मौजूद होते हैं. तो इस रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि एक का जो स्मॉल पार्ट है, शॉर्ट आर्म जिसको आप कहते हैं, वो रिमूव हो जाता है टोटली, और उसका जो लॉन्ग आर्म है वो दूसरे क्रोमोसोम के साथ जाके मर्ज हो जाता है, और इसकी वजह से दो क्रोमोसोम मिलके एक क्रोमोसोम बना देते हैं. तो ओवरऑल जब आप उसकी पिक्चर को देखते हैं ना, यानी कि उसका जब कैरियोटाइप आप देखते हैं, तो उसमें आप नोटिस करते हैं कि एक का होमोलोगस पेयर जो है वो मौजूद नहीं है, और दूसरा जो है वो जरूरत से ज्यादा बड़ा है. मतलब अपने नॉर्मल जो 14 नंबर क्रोमोसोम जो नॉर्मल उसका साइज होता है उससे वो लार्जर होता है. तो उसको फिर जब स्टडी किया गया तो पता चला कि ये 21 जो है क्रोमोसोम वो आके यहाँ पे अटैच हुआ है. तो इससे फिर ये रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन यानी कि फेमिलियल डाउन सिंड्रोम की एक टाइप है,
उसको फिर डिस्कवर किया गया. So this type of translocation is the most common type of the chromosomal rearrangements in human. बैलेंस ट्रांसलोकेशन में गमीट फॉर्मेशन कैसे होती है? हम जानते हैं कि जब भी सेगमेंट एक्सचेंज होंगे तो उसके बाद अगर वो रिप्रोडक्शन में जाता है, मियोसिस उसकी होती है उस इंडिविजुअल में, और स्पर्म्स एग्स बनने हैं, तो डेफिनेटली उनको आपस में ओवरलैप करना पड़ेगा. अब मसला ये है कि एक के पास दूसरे का हिस्सा है और दूसरे के पास किसी और का हिस्सा है. तो इस तरीके की अगर सिचुएशन हो, जैसा कि बैलेंस की केस में हम बात कर रहे हैं, तो बैलेंस्ड अगर ट्रांसलोकेशन हुई हो, यानी कि सेगमेंट एक्सचेंज हुए हैं आपस में, तो उससे फिर मियोसिस के दौरान में क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं और किस तरीके से गेमीट्स फॉर्मेशन होती है. जैसे आपने इन्वर्जन में मैंने आपको बताया था कि कैसे वो ओवरलैप करेंगे और फिर उसके बाद में कैसे गेमीट्स बनेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से अब हम एग्जांपल पढ़ेंगे कि अगर बैलेंस्ड ट्रांसलोकेशन हुई हो, तो फिर उस बैलेंस ट्रांसलोकेशन के होने के बाद जब इंडिविजुअल मेच्योर होता है और उसकी रिप्रोडक्शन की स्टेज आती है, तो एट दैट टाइम उसके क्रोमोसोम किस तरीके से एक दूसरे के साथ साइनैप्स करते हैं और फिर किस तरीके से उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है, या किस तरीके से गेमीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सॉरी क्रोमोसोम्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, गेमीट्स कैसे बनते हैं. और फिर डेफिनेटली फिर हम उसी हिसाब से देखेंगे कि आया वो जो उनके वो गेमीट्स बन रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ ट्रांसलोकेशन जिन क्रोमोसोम्स में हुई है, तो आया क्या वो नॉर्मल होते हैं या कि वो ऐसे नहीं होते कि वो फर्दर अपनी रिप्रोडक्शन के जरिए अपनी फर्दर जो है उनकी ऑफ स्प्रिंग्स जो है वो बन सके. ठीक है, उसी के लिए हम एक केस जो है वो स्टडी कर रहे हैं. तो यहाँ पे हुई है बैलेंस्ड ट्रांसलोकेशन क्या है. नॉर्मल पहले आप क्रोमोसोम्स को देख लो, मैं इसको ये जरा बड़ा कर देती हूँ. आप मेरे साथ हैं कि नेट नोट तो नहीं चला गया, क्योंकि मुझे कोई आवाज नहीं आ रही आपकी. जी मैम है। जी बेटा, ये मैं इसको ऑन कर देती हूँ पेन को भी, ताकि समझाना आसान हो. जी, तो मैं बात कर रही हूँ कि ये नॉर्मल क्रोमोसोम है आपके पास. एक है नॉर्मल क्रोमोसोम 1, इसको हम 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पर्पल कलर है इसका. ठीक है, और दूसरा नॉर्मल क्रोमोसोम जो है वो हमारे पास है क्रोमोसोम नंबर 2, जो कि ब्लू कलर से रिप्रेजेंट हुआ है. अब हुआ क्या है कि 1 और 2 ने आपस में, क्योंकि 1 और 2 आपस में होमोलोगस तो है नहीं, ठीक है, तो इन्होंने आपस में बैलेंस्ड ट्रांसलोकेशन इनमें हुई है, यानी कि पर्पल का हिस्सा ब्लू के साथ एक्सचेंज हुआ है और ब्लू का हिस्सा जो है वो पर्पल के साथ एक्सचेंज हुआ है. तो एट द टाइम ऑफ यू कैन से मियोसिस, किस तरीके से ये एक एक दूसरे के साथ सनैप्स करेंगे या एक दूसरे के साथ अलाइन करेंगे, ताकि इनके अंदर में, इनके दरमियान में क्रॉसओवर बन सके या एक दूसरे के साथ ये अलाइन हो सके और फिर इनकी डिस्ट्रीब्यूशन हो सके अमंग द गेमीट्स. तो उसके लिए ये जब इस तरह की अरेंजमेंट्स बनाएंगे, यानी कि जाहिर है कि पर्पल वाला हिस्सा ब्लू के साथ तो सनैप्स कर नहीं सकता, इसी तरीके से जो ब्लू वाला रीजन है वो भी पर्पल के साथ तो नहीं अलाइन करेगा, तो वो अपने अपने रीजन के साथ ही अलाइन करेंगे. तो जब वो अपने अपने रीजन के साथ अलाइन करेंगे तो कुछ इस तरह की अरेंजमेंट बनेगी जिसको हम ट्रांसलोकेशन क्रॉस बोलते हैं, क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ क्रॉस किस शेप में ये बनेगा. और इसी से एक्चुअली हमें ये पता भी चलेगा एट द टाइम ऑफ डिवीजन के इनके अंदर ट्रांसलोकेशन हुई हुई है और बैलेंस्ड ट्रांसलोकेशन हुई हुई है, जिसकी वजह से ये क्रॉस जो है वो बन रहा है. अच्छा, अब ये है कि ट्रांसलोकेशन हुई पहले एंड देन क्रॉस भी बन गया, अलाइनमेंट हो गया. व्हाट नेक्स्ट? अब इनके दरमियान में क्या क्रॉसओवर हो सकते हैं, क्योंकि रीजन एक दूसरे के साथ अलाइन हुए हुए हैं, और फिर उसके फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. तो क्योंकि ये क्रॉस है और क्योंकि पार्ट्स जो है एक दूसरे के साथ अलाइन किए हुए हैं, तो इनके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं कि ये किस तरीके से सेग्रीगेट होंगे अमंग द गेमीट्स. ठीक है, तो सेग्रीगेशन का मतलब पता है ना, कि एक क्रोमाटिड जो है वो दूसरे होमोलोगस दूसरे क्रोमोसोम के किस क्रोमाटिड के साथ जो है वो जाएगा. ठीक है, तो इसको हम सेग्रीगेशन बोलते हैं. तो ये सेग्रीगेशन कैसे होगी? अब ये 3 डिफरेंट तरह की सेग्रीगेशन जो है वो दिखाई गई है. पहली सेग्रीगेशन में जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला क्रोमोसोम इसके साथ जाएगा और ये वाला क्रोमोसोम जो है वो इसके साथ जाएगा. तो ये इट्स अ क्रॉस यू एंड यू. तो ये आप नोट करें, ये मैंने ऊपर लिखा भी बनाया भी हुआ है, ऐसे और ऐसे. अब अगर ऐसे ऐसे ये जाएंगे तो एक सेग्रीगेशन नंबर 1 की हम बात करें, सेग्रीगेशन 1 की बात करें, ठीक है, एक में क्या हुआ है कि एक जो है नॉर्मल पर्पल वाला नॉर्मल ब्लू के साथ चला गया, और जो अब नॉर्मल थे दोनों वो एक साइड पे आ गए, यानी कि ये दोनों अब नॉर्मल एक साइड पे आ गए, दोनों नॉर्मल जो है वो एक साइड पे आ गए. ठीक है,
अच्छा, अब उसके बाद इनके दरमियान में क्या होगा ये मैं बाद में आपको बताती हूँ, पहले मैं इन सब की जो है सेग्रीगेशन की स्टाइल आपसे डिस्कस कर लूँ। सेकंड केस हमारे पास क्या हो सकता है, चांस क्या हो सकता है कि ये एक दूसरे के साथ अल्टरनेटिवली जाए। अब अल्टरनेटिवली जाएंगे तो वो फिर मतलब किस तरीके से होगा या एडजस्ट कैसे होगा। तो ये भी तो हो सकता है, अगर ये इसके साथ जा सकता है तो इसकी इक्वल चांसेस हैं कि ये इसके साथ चला जाए, क्योंकि इसके पास भी तो वन रीजन है ना, और इसके पास भी पर्पल कलर है। इसी तरीके से इसके पास ब्लू कलर, तो इसके पास भी ब्लू कलर है। तो ये फिर दो पॉसिबिलिटीज बन जाती है, क्योंकि जितनी पॉसिबिलिटी इसकी इसके साथ जाने की है उतनी ही पॉसिबिलिटी इसकी इधर वाले के साथ जाने की भी, क्योंकि दोनों की पोजीशन जो है वो एडजस्टेंट है। आप मेरी बात नोटिस करें, यानी कि ये जो नॉर्मल है ये इस नीचे वाले नॉर्मल के साथ भी जा सकता है, और अपने दूसरे पैरेलल जिसके साथ इसने ओवरलैप किया है कुछ हिस्सा उसके साथ भी जा सकता है। इसी तरीके से ये जो ब्लू है ये अपने इधर वाले यानी कि राइट साइड वाले जो अब नॉर्मल वाला क्रोमोसोम है इसके साथ भी सेग्रीगेट कर सकता है, और ऊपर वाले के साथ भी ये ओवरलैप किया हुआ है कुछ रीजन, तो उसके साथ भी सेग्रीगेट कर सकता है। तो दोनों को ही हम डिस्कस करेंगे। पहले को हम कह रहे हैं एडजेसेंट वन, और एडजेसेंट वन में क्या है कि दिस पर्पल वन इज, ये जो पर्पल ये वाला पर्पल वन है इसमें आप, अच्छा इसमें आप थोड़ा डिफरेंशिएट कर लें कि ये वाला क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम से कैसे डिफरेंट है। कि ये वाला क्रोमोसोम जो है इसके अंदर पर्पल कलर के अंदर सेंट्रोमियर है, एंड दिस वन इज एक्चुअली द ब्लू वन, यानी कि क्रोमोसोम नंबर 2 है जिसके अंदर ब्लू रीजन में सेंट्रोमियर है। तो इस तरीके से आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हम किसकी बात करें कि कौन किधर जा रहा है। तो पर्पल वन के पास दो चॉइसेस हैं कि वो वन के साथ भी जा सकता है और वो टू के साथ भी जा सकता है। तो एडजेसेंट वन में क्या होगा कि पर्पल यानी कि वन जो नॉर्मल है दिस विल गो विद द क्रोमोसोम नंबर 2, यानी कि इधर यू पोजीशन बनेगी। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से इसका एरो भी बनाया है। ये आपस में चले जाएंगे, ये आपस में चले जाएंगे। तो ये अगर आपस में जाते हैं तो क्रोमोसोम नंबर 2 and 1, देन 2 नॉर्मल एंड 1, ये इस तरीके से चलेंगे। अब क्योंकि मैंने आपको बताया है कि यूं भी जा सकते हैं और यूं भी जा सकते हैं, यानी वर्टिकली भी एडजेसेंट जा सकते हैं। एडजेसेंट 2 की पोजीशन क्या है कि दिस ब्लू विल गो विद दिस ब्लू एंड दिस पर्पल विल गो विद दिस पर्पल। ठीक है, तो ये तीन तरह की सेग्रीगेशन की चॉइसेस हैं। जब ट्रांसलोकेशन का क्रॉस बनता है तो उसके पास थ्री काइंड्स ऑफ यू कैन से चॉइसेस आर देयर, कि वो अल्टरनेट सेग्रीगेशन करें यानी कि यूं बनाए एक दूसरे के साथ चले जाएं, या वो एडजेसेंट वन यानी कि यूं यूं चले जाएं, या वो एडजेसेंट टू यानी कि यूं और यूं चले जाएं। तो तीनों तरह की हैं। नाउ अब हम देख लेते हैं कि अगर अल्टरनेट सेग्रीगेशन होती है तो उससे किस तरह के गेमीट्स फाइनली आप, क्योंकि ये सेग्रीगेशन की ये पहली स्टेज है, इसके बाद इन्होंने 4 गेमीट्स बनाने हैं। ठीक है, और इनका सेंट्रोमियर जो है वो डिवाइड होना है। तो अगर तो अल्टरनेट सेग्रीगेशन होती है तो आप फिर देखें, आपको पता ही है कि एक ये क्रोमेटिड आएगा और दूसरा ये क्रोमेटिड आएगा, या एक ये आएगा और दूसरा ये आएगा, क्योंकि उन्होंने गेमीट बनाने हैं। तो पहली कंडीशन में आप देख सकते हैं कि पर्पल जो है, और कुछ हिस्सा पर्पल का और बाकी ब्लू, और कुछ हिस्सा पर्पल का और बाकी ब्लू, तो ये वो कंडीशन है। और क्योंकि सेंट्रोमियर जहाँ से सेपरेट हो रहे होंगे तो ये एक में जाएगा, ये एक में चला गया यहाँ, और ये वाला हिस्सा जो है ये दूसरे में चला गया। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला जो पर्पल एंड ब्लू वाला है ये एक में चला गया, एंड दिस पर्पल एंड ब्लू ये दूसरे में चला गया। क्योंकि आप जानते हैं ना कि ये जब ये यहाँ से डिवाइड हो जाएगा तो उसके बाद फिर इसकी अपनी डिवीजन होनी है, और इससे दो गेमीट बनने हैं और इससे दो गेमीट बनने हैं। इस वाले से जो दो गेमीट बनेंगे वो नॉर्मल होंगे, क्योंकि इनके पास पूरा नॉर्मल क्रोमोसोम थे। पर्पल था तो पूरा नॉर्मल पर्पल था, ब्लू था तो पूरा नॉर्मल ब्लू था। तो ये जो ऊपर वाले दो गेमीट्स बने हैं ये बैलेंस भी है, ये नॉर्मल है, इनमें कोई एडिशन डिलीशन कोई चीज नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मल आप कह लें कि जो सेग्रीगेशन के जरिए जो नॉर्मल वाला हिस्सा था उससे ये डिराइव हुए हैं। जबकि ये वाले जो थे इनमें आप कह लें कि डिलीशन है, डिलीशन ही है ना, ब्लू के हिसाब से डिलीशन है यहाँ पे, और यहाँ पे पर्पल के हिसाब से डिलीशन है। लेकिन ब्लू के हिसाब से यहाँ पे एडिशन है और यहाँ पे पर्पल के हिसाब से एडिशन है, इसलिए उसी लिहाज से फिर इस तरह के गेमीट बनेंगे। तो अब अगर ओवरऑल आप इसकी पिक्चर को देखें तो इनमें से कितने नॉर्मल है, ये नॉर्मल है और ये नॉर्मल है। अच्छा, अब ये जो दोनों हैं अगर क्योंकि ये एक ही गैमीट में है तो आप कह सकते हैं कि ये भी ट्रांसलोकेशन इनमें हुई भी है, लेकिन ये भी नॉर्मल है। क्योंकि देखें
इस अगर टू का ब्लू वाला रीजन इसके पास है तो वही ब्लू रीजन हालांकि वन के पास है लेकिन मौजूद तो है ना, डिलीटेड तो नहीं है। ओवरऑल इंडिविजुअल की हम बात कर रहे हैं कि वो किसी ना किसी जगह पे मौजूद है। इसी तरीके से पर्पल का भी वो हिस्सा जो कि ट्रांसलोकेट होके टू के पास चला गया है, तो वो भी मौजूद है उस इंडिविजुअल में, उसमें डिलीशन नहीं है, कंप्लीट डिलीशन नहीं है। ठीक है, मतलब कंप्लीट लॉस्ट नहीं हुआ, बल्कि वो रीजन मौजूद है। इसी तरीके से ये भी है। तो हम इन इस तरह की ट्रांसलोकेशन को हम बोलेंगे कि ये जो गेमेट्स बने ये नॉर्मल है, और दीज गेमेट्स आर आल्सो नॉर्मल बट विथ बैलेंस्ड ट्रांसलोकेशन। तो ये है सेग्रीगेशन, अल्टरनेट सेग्रीगेशन के रिजल्ट के रिजल्ट में बनने वाले 4 टाइप्स ऑफ गेमेट्स। नाउ अगर एडजेसेंट टाइप की सेग्रीगेशन होती है, अगर एडजेसेंट सेग्रीगेशन होती है, तो उसमें हमें क्या मिलता है? एक मिनट जरा मैम एक्सक्यूज मी। जी बेटा। मैम हम इन्हें नॉर्मल गेमेट्स कैसे कह सकते हैं? देखें हमने मतलब के ऊपर देखे है ना, नॉर्मल गेमेट्स बने हुए, इनमें तो खुसूसियात बिल्कुल चेंज हो जाएंगी ना, तो ये फिर नॉर्मल कैसे हो गए? मैंने बेटा नॉर्मल ये कम्प्लीटली नॉर्मल नहीं है। मैंने नॉर्मल इन द सेंस कहा है कि इनके अंदर चीज कोई लॉस्ट नहीं, पोजीशन इफेक्ट तो आएगा। ठीक है, एक एक रीजन जो है वो टूट के दूसरे के पास गया है, लेकिन वो रीजन मौजूद है, वो रीजन कम्प्लीटली लॉस्ट नहीं हुआ है, वो जीन्स कहीं गए नहीं है, वो खत्म नहीं हुए। तो इस लिहाज से मैंने कहा नॉर्मल, लेकिन उसके साथ लिखा जाएगा कि ये नॉर्मल है लेकिन ये बैलेंस्ड ट्रांसलोकेशन के साथ। ये जी मैंने मैम। बात। अच्छा, किसी ने एंट्री के लिए रिक्वेस्ट की थी, आपको पता नहीं कहाँ है, चले एनी हो। दूसरे केस में हम बात कर रहे हैं, दूसरा अगर अल्टरनेट सॉरी एडजेसेंट वन की हम अगर सेग्रीगेशन होती है तो उसमें हम क्या होता है। तो यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई तो बाकी गेमेट बनाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि अब उसी में से आपको जो है वो उसको बनाना है, गेमेट्स को बनाना है। तो इसमें हम बात कर लेते हैं कि जैसे हमारे पास पर्पल वन जो था, ये गया था क्रोमोसोम नंबर 2 के साथ, यानी कि ये वाली एडजेसेंट है, ये यूं गया है और ये इसके साथ गया है। ठीक है, तो अब अगर ये सिचुएशन आती है कि पर्पल इसके साथ जाता है और ये ब्लू इसके साथ जाता है, तो अब बाकी की डिवीजन तो मेरे ख्याल आप कर सकते हैं कि इससे आपने दो बनाने हैं गेमीट्स, और इनसे आपने दो गेमीट्स बनाने हैं। ठीक है, तो इनसे जो गेमीट्स बनेंगे उसमें एक यहाँ से सेग्रीगेशन होनी है ना, ये यहाँ से सेग्रीगेशन होनी है और यहाँ से सेग्रीगेशन होनी है। तो इसके साथ एक ब्लू के साथ एक पर्पल और ये ब्लू रीजन वाला, इसी तरह दूसरे ब्लू के साथ एक पर्पल और ब्लू रीजन वाला। ठीक है, ये आ गया। और यहाँ से जो बन रहे हैं वो ये वाले गेमेट्स बन रहे हैं, ये वाले। ठीक है, कि एक पर्पल नॉर्मल और उसके साथ ब्लू एंड पर्पल रीजन वाला, इसी तरीके से एक पर्पल नॉर्मल यहाँ पे और उससे ब्लू एंड पर्पल रीजन वाला। और ओवरऑल अगर इसकी पिक्चर आप देखें तो ये दोनों गेमीट्स जो हैं, ऊपर वाले जो दोनों गेमीट्स हैं, इनमें क्रोमोसोम नंबर 2 तो नॉर्मल है, लेकिन वन में डिलीशन एंड डुप्लीकेशन है। डिलीशन है पर्पल रीजन की और डुप्लीकेशन है ब्लू रीजन की। और नीचे वाले जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें नॉर्मल है पर्पल वाले, और उसका उल्टा है, यानी कि इसमें डिलीशन है ब्लू रीजन की और एडिशन है या डुप्लीकेशन है पर्पल रीजन की। तो ये सारे ही गेमीट्स जो हैं, ये आप कह सकते हैं कि ये मुकम्मल नॉर्मल गेमीट्स नहीं है। इनमें या तो डिलीशन हुई हुई है या फिर इनमें डुप्लीकेशन हुई हुई है। तो ये सारे के सारे एडजेसेंट वन अगर को की चॉइस लेता है मियोसिस के बाद इंडिविजुअल, तो फिर उसके इस तरह के गेमीट्स बनेंगे। तो डेफिनेटली ये अल्टरनेट सेग्रीगेशन से लेस वायबल होंगे अगर कोई सीवियर टाइप की डिलीशन हुई होगी तो। देन उसके बाद हमारे पास केस आ जाता है एडजेसेंट टू। इसको जरा मैं खत्म कर दूं ताकि आपको उसको समझाने में आसानी हो। जी, तो इसमें हम अब थर्ड केस की तरफ हम जा रहे हैं, और थर्ड केस में हम बात करेंगे कि अगर क्रोमोसोम पहले मैंने आपको यूं बताया, और अगर क्रोमोसोम इस तरीके से एक दूसरे के साथ जाए, यानी कि ये इसके साथ जाए और ये इसके साथ जाए, ये मैंने नीचे एरो का निशान भी बनाया है, यानी कि ये यूं गए हुए एक दूसरे के साथ, तो क्या केस बनेगा? ब्लू इसके साथ जाएगा तो ये एक गेमीट बन गया, और यानी कि वन वन के साथ जाएगा, टू टू के साथ जाएगा। ठीक है, इस तरह भी आप याद कर सकते हैं। वन वन के साथ चला गया, टू टू के साथ चला गया, दिस वन इज एडजेसेंट टू। और नीचे क्या लिखा हुआ है? एंड दिस इज वेरी रेयर, यानी कि इसके होने के चांसेस बहुत ही कम है। सबसे ज्यादा कम मतलब यही है कि जो कि रेयर केस है, अदरवाइज ये भी हो सकता है, अल्टरनेट सेग्रीगेशन भी हो सकती है,
और एडजेसेंट 1 को भी ज्यादा ऑप्ट करता है इंडिविजुअल, लेकिन एडजेसेंट 2 को बहुत ही कम इंडिविजुअल जो है वो ऑप्ट करते हैं। अच्छा, अब इनकी कॉन्सिक्वेंसेज हम देखते हैं कि अगर इस तरह की एडजेसेंट 2 की सेग्रीगेशन होती है तो उससे हमारे पास किस तरह के गेमेट्स बनेंगे। नाउ अब इसको भी आप बनाएं, तो इनको अगर जब ये ब्रेक होंगे तो एक के पास, जैसे हमने पहले किया, एक के पास टोटल ब्लू नॉर्मल और फिर उसके साथ ब्लू एंड पर्पल रीजन, देन फिर नॉर्मल एक, और फिर उसके बाद ब्लू एंड पर्पल वन, ये इसके साथ चला जाएगा। और इस वाले हिस्से से आपके पास ये गेमेट्स बनने हैं, एक पर्पल नॉर्मल और पर्पल एंड ब्लू, और एक पर्पल नॉर्मल और दूसरा पर्पल एंड ब्लू। अगेन इसमें भी आप देख सकते हैं कि एडजेसेंट 1 की तरह इसमें भी डुप्लीकेशंस हैं और डिलीशंस हैं। इसमें सवियर टाइप की डुप्लीकेशंस हैं और सवियर टाइप की डिलीशंस हैं। इसी वजह से ये रेयर भी है, क्योंकि इसमें गेमीट्स बहुत ही ज्यादा, आप कह लें कि उनके चांसेस हैं कि वो वायबल नहीं रहेंगे। इसमें ब्लू तो सारा ही डिलीटेड है और सिर्फ पर्पल मौजूद है, आप कह रहे हैं सारा ही पर्पल मौजूद है, कंप्लीट उसकी डुप्लीकेशन है। स्मॉल रीजन जो है सिर्फ ब्लू का वो एग्जिस्ट कर रहा है। और दूसरे केस में स्मॉल रीजन ऑफ पर्पल इज एग्जिस्टिंग, यानी कि क्रोमोसोम नंबर 1 का सिर्फ छोटा सा हिस्सा है, बाकी सारा वो डिलीटेड है, जबकि क्रोमोसोम नंबर 2 जो है वो सिवियरली डुप्लीकेटेड है। तो इसमें जो सिवियरिटी है, आप कह लें कि डुप्लीकेशन एंड डिलीशंस की, वो ज्यादा है। दैट्स वाई ये जो एडजेसेंट 2 है, इसको ज्यादातर ये इंडिविजुअल ऑप्ट नहीं करेगा। तो हमें पता कैसे चलता है, जब ट्रांसलोकेशन का क्रॉसओवर बनता है तो बैलेंस्ड ट्रांसलोकेशन का पता चल जाता है। और ऐसे इंडिविजुअल अगर अल्टरनेट सेग्रीगेशन की तरफ जाते हैं, उनमें 50% आप कह सकते हैं कि गेमीट्स जो है वो नॉर्मल बनते हैं, और 50% में बैलेंस्ड जो है वो उनके अंदर जो है वो ट्रांसलोकेशन जो है वो मौजूद होती है, तो वो भी किसी किसी हद तक वायबल होंगी। लेकिन अगर एडजेसेंट 1 की तरफ जाता है तो डिलीट होने वाले जो रीजन्स हैं, अगर वो सवियर ना हो सकता है कि किसी हद तक ये भी इनमें भी रिप्रोडक्शन करने की सलाहियत हो, और ये भी अपने ऑफस्प्रिंग को बना सकें, और यानी कि जाइगोट फॉर्मेशन तक ले जा सकें। और लेकिन अगर वो एडजेसेंट 2 को ऑप्ट करता है तो उसमें सिवियरिटी इतनी ज्यादा है कि उसके जो आप कह लें गेमीट्स हैं वो इस काबिल नहीं होंगे कि वो जाइगोट फॉर्मेशन जो है वो कर सकें, और फिर इसी वजह से फिर उन इंडिविजुअल्स आप कह लें कि वो इनफर्टाइल होंगे। ठीक है, तो ये उसकी डिटेल है जो हमने पीछे पढ़ी है। मियोटिक की सेग्रीगेशन कैन अकर इन वन ऑफ द थ्री वेज, अल्टरनेट जो अभी मैंने आपको बताया, एडजेसेंट 1 एंड एडजेसेंट 2, और एडजेसेंट 1 का जो रिजल्ट है लीड्स टू द बैलेंस गेमीट्स बोथ कंटेन अ कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स। जैसे मैं आपसे पहले कह रही थी कि जीन्स लॉस्ट नहीं हुए, किसी ना किसी जगह पे वो मौजूद है, ठीक है, एंड दस वायबल हो सकते हैं। और एडजेसेंट 1 में क्या है, लीड्स टू द अनबैलेंस्ड gametes both have duplications and deletions and thus are inviable। और adjacent 2 तो बहुत severe टाइप की आप कह रहे deletions and duplications है, तो वो उनके तो वायबल होने की चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। Consequences क्या हैं ट्रांसलोकेशन के? इट ब्रिंग्स अबाउट क्वालिटेटिव चेंज इन द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, और लिंकेज ग्रुप्स को ये डिस्टर्ब कर सकती है क्योंकि पोजीशन चेंज हो जाएगी। इफ अगर जो न्यू लिंकेज ग्रुप जहाँ पे जाके ये ज्वाइन करेगा, अगर वहाँ पे न्यू लिंकेज ग्रुप डेवलप हो जाता है तो दिस परसिस्ट कैन गिव राइज टू अ न्यू क्रोमोसोमल रेसेस इन द पॉपुलेशन। तो आप कह सकते हैं कि एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से या सर्वाइवल टू द फिटेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंजेस लाने में ये हेल्पफुल है। It brings about change in the sequence of the genes in the chromosomes, which may eventually produce severe abnormality in the body character, and this is because of the position effect। और सेमी स्टेरिलिटी हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर वो एडजेसेंट अल्टरनेट सेग्रीगेशन की तरफ जाता है तो फिर 50% उसके जो गेमीट्स हैं वो वायबल होंगे ना, तो इस वजह से कंप्लीट स्टेराइल नहीं होगा। द translocation heterozygotes are generally semi-sterile because they produce gametes containing duplicated and deficient chromosomes as a result of typical pairing behavior and crossing over and segregation pattern of the chromosome की वजह से उनके जो gametes produce होंगे वो fertile नहीं होते, या आप यूँ समझ लें कि वो viable नहीं होते कि वो further zygote formation में part play कर सकें। That's why वो individual जो है वो semi-sterile होंगे। ट्रांसलोकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? इट्स ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर द इंडिविजुअल एंड द स्पीशीज। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो चेंजेस आती हैं वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में हेल्प, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में यही होता है ना, अगर वैरायटी हो, जो है इंडिविजुअल्स के पास वैरायटी होगी तो उनमें से जो बेस्ट जो परफॉर्म करेगा उन एनवायरमेंटल कंडीशन में वो सर्वाइव कर जाएगा। तो अगर उनमें वैरायटी जो है वो नहीं होगी, सभी एक जैसे होंगे, तो फिर सर्वाइव किसने करना है?
अगर तो सबको सूट कर गई तो सब सर्वाइव कर जाएंगे, और अगर सबको ना सूट की तो सब मर जाएंगे। तो चेंज जो है ये होना बेहतर होता है, डाइवर्सिटी होना जो है ये बेहतर होता है। जैसे क्लास में सारे ही लायक हो तो भी टीचर को पढ़ाने का मजा नहीं आएगा, सारे ही नालायक हो तो भी पढ़ाने का मजा नहीं आता। तो डाइवर्सिटी जो है ना वो आप कह लें कि चेंज जो है वो जरूरी है हर चीज में। So the most of the harmful effect of the reciprocal translocation is the semi-sterility. It causes, and it also causes this severe modification of the normal developmental pattern, यानी कि जो ग्रोथ के पैटर्न होते हैं, शेप बनना, डिफरेंट ऑर्गन्स का डेवलप होना, उसको भी ये मतलब सिर्फ यही नहीं कि रिप्रोडक्शन में ये जो है वो सिवियरिटी या abnormality कॉज करता है, बल्कि डिफरेंट जो डेवलपमेंटल प्रोसेसेस है उनको भी इंटरफेयर करता है, क्योंकि जीन्स इन्वॉल्व है, और जीन चेंज होंगे, पोजीशन चेंज होगी, अल्ट्रेशन होगी, डेफिशिएंसी होगी, डुप्लीकेशन होगी किसी भी जीन की, तो डेफिनेटली उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो आ सकते हैं। प्लांट्स में ओइनोथेरा प्राइमरोज की एग्जांपल है कि उसके अंदर नंबर ऑफ वेरिएशंस जो है वो पाई जाती हैं, और कहा जाता है कि ये नंबर ऑफ वेरिएशंस जो हैं दिस इज बिकॉज ऑफ द ट्रांसलोकेशंस इन दिस प्लांट, एंड दिस वाज द प्लांट हुज वेरिएबिलिटी लीड डी वेरीज टू प्रपोज हिज पॉपुलर म्यूटेशन थ्योरी। तो डी वेरीज ने जो म्यूटेशन थ्योरी पेश की थी वो ओइनोथेरा को स्टडी करके ही पेश की थी। ओइनोथेरा में जो आप कह लें कि इतनी ज्यादा वैरायटी है इसके प्लांट में, तो दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ ट्रांसलोकेशन, कि उसके अंदर बहुत ज्यादा ट्रांसलोकेशन हुई है। तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि ये एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल है, चेंज लाने में हेल्पफुल है। लेकिन डेफिनेटली अगर चेंज अच्छी आएगी तो वो फायदेमंद हो जाएगी, और अगर अच्छी नहीं होगी तो वो नुकसान की तरफ जा सकती है। जी बेटा, यहाँ तक कोई बात पूछनी है तो आप पूछ लें, फिर हम उसका नेक्स्ट पार्ट जो है क्रोमोसोमल एब्रेशन का नंबर में जो चेंज है उसके बारे में हम बात करने लगे हैं। अगर अभी तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें। जी, क्लास भी चल रही है कि चले गए हो? एक तो ये भी लड़का लगा रहता है। मैम चल रही है। अच्छा ठीक है, क्योंकि बेटा क्योंकि आजकल नेट की और हमारे मुल्क में लाइट की सिचुएशन ऐसी है, और वैसे भी एक दो दफा हमारे साथ ऐसा हो चुका है कि मुझे पूछना पड़ता है कि मैं ऑन भी हूँ या। मैम आपकी आवाज सही नहीं आ रही क्योंकि मैम लाइट भी गई है। रात की लाइट गई और सिग्नल बहुत कम है मैम। अच्छा, आवाज सही नहीं आ रही सिग्नल्स की वजह से। तो अभी वैसे थोड़ा बहुत समझ आ गई है या बिल्कुल सर से गुजर गया है? मैम कुछ समझ नहीं आई मैम, मेरे पास तो रात की लाइट नहीं है, 12 बजे की लाइट गई हुई है। चले मैम बेटा, आ इसकी गया रिकॉर्डिंग समझ। तो हो रही है तो वो आपके पास पहुंच जाएगी। अगर आपने थोड़ा बहुत भी व्यू किया होगा तो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, क्योंकि उसके साथ पिक्चर भी आ रही होगी, आवाज वहां पे तो क्लियर होगी, तो फिर आपको मेरे ख्याल अच्छी समझ आ जाएगी। थोड़ा बहुत अभी यहाँ से गेस कर लिया होगा, तो जिन्होंने पढ़ लिया है, जिनको सही सिग्नल्स आ रहे हैं, उनका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बता दें। जी, नो मैम। ओके, छोटा सा इंट्रोडक्टरी टाइप का अभी हम पढ़ लेते हैं, तो बाकी की डिटेल अल्लाह करे कि कल तक सिचुएशन बेहतर हो जाए लाइट की, तो फिर कल ज्यादा डिटेल से इसको पढ़ेंगे, खत्म करेंगे टॉपिक को। तो आज हम इसके देख लेते हैं पार्ट 2, और जिसमें हम बात करेंगे क्रोमोसोमल अब्रेशंस का सेकंड पार्ट, यानी कि नंबर में चेंजेस। अभी तक हमने जो पढ़ी है अब्रेशंस, दोज वर अबाउट स्ट्रक्चरल चेंजेस, यानी कि एक स्ट्रक्चर का एक हिस्सा डिलीट हो गया, ऐड हो गया, इन्वर्ट हो गया, टूट के किसी और जगह पे लग गया, सो दिस वाज ऑल दैट। लेकिन अभी जो है हम बात करने लगे हैं कि क्रोमोसोम का पूरा क्रोमोसोम, यानी कि एक हिस्सा नहीं, पूरा का पूरा क्रोमोसोम ऐड हो गया, पूरा का पूरा क्रोमोसोम डिलीट हो गया, पूरा का पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो ऐड हो गया। ठीक है, तो इस तरह की जो चेंजेस हैं उनको यानी आप ओवरऑल जो आप कह लें कि जो किसी भी इंडिविजुअल के जो क्रोमोसोम का आप कह रहे कि जो स्टेटस होता है उसको हम कहते हैं प्लाइडी। ठीक है, तो प्लाइडी दो तरह की हो सकती है। एक को हम बोलते हैं यूप्लाइडी, जिसको यू का मतलब आपको पता है ना, ट्रू, ट्रू के मीनिंग इसके होते हैं। यूप्लाइडी यानी कि ट्रू प्लाइडी। ट्रू प्लाइडी का मतलब क्या है कि दैट इज कॉमन, दैट इज नॉर्मल, और उसमें कोई अबनॉर्मलिटी नहीं है, तो दैट इज नोन एज यूप्लाइडी। और दूसरी है एन यूप्लाइडी, यानी कि जो कि आप कह रहे हैं कि जिसमें कोई ना कोई अबनॉर्मल जो है इवेंट जो है वो हैपन हुआ है, या उसमें कोई नॉर्मलिटी हुई हुई है, तो उसको हम कहते हैं कि एन यूप्लाइडी। अच्छा, पहले हम यूप्लाइडी की बात कर लेते हैं, क्योंकि यूप्लाइडी इज वेरी सिंपल, यू ऑल नो दैट
कि कुछ इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनमें सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है, उनको हम क्या कहते हैं, मोनोप्लाइड इंडिविजुअल को बोलते हैं, और इस अमल को हम बोलते हैं मोनोप्लाइडी। ठीक है, इसी तरीके से मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स जो कि मॉडर्न इंडिविजुअल्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स सब, वो डिप्लॉयड है इन नेचर। ठीक है, तो उनको उनकी इस डिप्लॉयड होने को हम बोलते हैं डिप्लॉयडी, और उनका जो स्टेटस है क्रोमोसोम का उसको हम बोलते हैं 2n या डिप्लॉयड। अच्छा, इसी तरीके से कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स भी हैं जिनमें 2 से ज्यादा सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, यानी कि 2n की बजाय उनमें जो नंबर है वो 3n, 5n, 7n, 8n, 4n, 6n ये होता है। ठीक है, तो क्या इसको फिर हम, जाहिर है कि वो तो फिर हम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल में बताना पड़ेगा कि उसका कितने उसके पास क्रोमोसोम्स है। तो जैसे हम प्रोटीन में हम बात करते थे, जैसे हम सैकराइड्स में हमने बात की कि 2 से ज्यादा जब यूनिट हो जाए तो हम उसको पोली की कैटेगरी में ले जा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से 2 से ज्यादा जिसके पास सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे उसको हम इंडिविजुअल को बोलेंगे पोलीपोलाइड, और इस स्टेटस को हम बोलेंगे पोलीपोलाइडी होना, यानी कि पोलीपोलाइडी, और इंडिविजुअल को हम बोलेंगे पोलीपोलाइड। और वो हो सकते हैं 2 तरह के, ये ऑटोपोलीपोलाइड यानी कि अपना ही सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो मल्टीप्लाई होकर डबल या 3 टाइम या 5 टाइम या 4 टाइम हो जाए, और या फिर ये हो सकता है कि एक सेट उसका अपना हो और एक सेट वो किसी और जगह से ले ले, या 2 सेट उसके अपने हो और एक सेट वो कहीं और से ले ले। ठीक है, तो इन दैट केस उसको हम बोलेंगे एलोपोलिप्लाइडी। ऑटो से आप दूसरी मीनिंग भी ले सकते हैं, खुद ब खुद होने वाला ऑटो, और एलो के जिसमें कोई और दूसरा इंडिविजुअल जो है इन्वॉल्व हो जाए उसको और एलो बोलते हैं। तो यूप्लाइडी, मोनोप्लाइडी, डाइप्लाइडी एंड पोलिप्लाइडी, और पोलिप्लाइडी को फर्दर 2 टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, ऑटोपोलिप्लाइडी एंड एलोपोलिप्लाइडी। खुद ब खुद अपना ही नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और बार बार, तो उसको हम बोलेंगे ऑटोपोलिप्लाइडी। और अगर नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए कोई दूसरा इंडिविजुअल जो है वो डोनेट कर रहा है, सेट ऑफ क्रोमोसोम किसी और जगह से डोनेट होके आया है, तो उसको हम बोलेंगे एलोपोलिप्लाइडी। इसको हम डिटेल से फिर पढ़ेंगे। देन उसके बाद दूसरी तरफ हमारे पास आ जाता है प्लाइडी की दूसरी टाइप, जिसको हम कहते हैं एनयूप्लाइडी। और एनयूप्लाइडी को भी आप डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन के उनके अंदर डिलीशन हुई भी है, डिलीशन का वर्ड हम नहीं यूज करेंगे, यानी कि उसके अंदर क्रोमोसोम जो है वो वहां से कम है, जो प्रॉपर उसकी तादाद है, क्वांटिटी उससे कम है, एक नंबर उसका या 2 नंबर या 3 नंबर, उसको हम बोलेंगे हाइपो। हाइपो का मतलब पता है ना, नीचे होना, कम होना, और हाइपर का क्या मतलब होता है, ज्यादा होना। तो जिस हिसाब से कम होंगे उस हिसाब से फिर उसका नाम है। एक पूरे सेट में से एक क्रोमोसोम नहीं होगा तो मोनोसोमी, और इंडिविजुअल को मोनोसोमिक। और इसी तरीके से अगर एक इंडिविजुअल पूरे के पास 2 क्रोमोसोम नहीं है तो उसको हम बोलेंगे नलीसोमी, और इंडिविजुअल को बोलेंगे नलीसोमिक। इसी तरीके से हाइपरपोलिप्लाइडी में हम आ जाते हैं, तो अगर एक पूरा एक सेट मौजूद है लेकिन एक क्रोमोसोम उसके पास एक्स्ट्रा है, उसको हम बोलेंगे हाइपरपोलिप्लाइडी का ट्राइसोमी। ठीक है, यानी कि कोई भी एक क्रोमोसोम जो है वो डबल होने के बजाय ट्रिपल कंडीशन में मौजूद होगा, उसको बोलेंगे ट्राइसोमी। इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंडिविजुअल के पास 2 होमोलोगस क्रोमोसोम होने की बजाय उसके 4 उसके पास होमोलोगस उसके पास क्रोमोसोम हो जाए, 4 कॉपीज हो जाए, उसको हम बोलेंगे टेट्रासोमी एंड सो ऑन, पेंटासोमी, हेप्टासोमी, जिस तरह का ऑक्टासोमी, जिस तरह का इंडिविजुअल का की कंडीशन हो उसके हिसाब से हम बात कर सकते हैं। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि आया किस तरह की कंडीशंस जो है उसमें मौजूद भी हो सकती हैं या नहीं। अच्छा, एक और चीज है जिसमें हम कहते हैं, ये जो हम हाइपोप्लाइडी में हम बात करेंगे कि नलीसोमी से मुराद ये है कि पूरा का पूरा होमोलोगस जो क्रोमोसोम है, यानी कि दोनों गायब हो जाए। ठीक है, और ऐसा भी तो हो सकता है कि एक होमोलोगस क्रोमोसोम का एक क्रोमोसोम लॉस्ट हो जाए और दूसरे का दूसरा लॉस्ट हो जाए, उस सूरत में भी तो 2 ही क्रोमोसोम जाएंगे ना, उसको हम कहेंगे डबल मोनोसोमी। उसको नलीसोमी नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे डबल मोनोसोमी। जैसे कि वैसे तो ये ह्यूमन में तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये जो मोनोसोमी और ये नलीसोमी जो है ये अफोर्डेबल नहीं है, ये चीजें जो आप कह लें। लेकिन अगर हो, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो उसमें क्या होता है कि अगर 23 का सेट है ना, हमारे पास 23 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, उसमें अगर एक पूरा सेट ही निकल जाए उसको हम बोलेंगे नलीसोमिक। ठीक है, लेकिन अगर 22 का एक क्रोमोसोम चला जाए और क्रोमोसोम नंबर 2 का एक क्रोमोसोम चला जाए,
ठीक है, तो अभी भी 2 क्रोमोसोम ही गए हैं, लेकिन वो दोनों क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस नहीं थे, उनको हम बोलेंगे डबल मोनोसोमी। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। ओके, तो इसी तरीके से इन्हीं फिर यस इंडिविजुअल्स में मैम। इनके हिसाब से ही, नंबर्स के हिसाब से फिर वेरिएशंस भी होती हैं। जैसे कि नॉर्मल जो इंडिविजुअल्स, जैसे मैंने आपको बताया कि यूप्लाइडी में हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है, टेट्राप्लॉइड है। अच्छा, ये जो प्लाइडी का नंबर का बढ़ जाना है ना, ये भी आपको एनिमल्स में ये टॉलरेट ये नहीं कर सकते इसको। इन्वर्टिब्रेट्स में कुछ है, या एंडो प्लाइडी जो है, एंडोप्लाइडी का क्या मतलब है कि एक इंडिविजुअल देखने में नॉर्मल होगा, यानी कि 2n नंबर वाला ही होगा, लेकिन उसका किसी एक ऑर्गन में जो है वो पॉलीप्लाइड, जैसे कि ह्यूमन में होती है, जो हमारे लिवर के सेल्स हैं उनमें पॉलीप्लाइडी पाई जाती है, लेकिन हम वैसे 2n नंबर के ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से टॉलरेटेबल है। लेकिन ये कि वैसे ये टॉलरेट नहीं कर सकता, एनिमल्स इसको टॉलरेट नहीं कर सकते पॉलीप्लाइडी को। पॉलीप्लाइडी एक नॉर्मल मैकेनिज्म है, बट इन केस ऑफ प्लांट्स में ना सिर्फ वो इसको टॉलरेट करते हैं, बल्कि वो इनकी खूबियों में इजाफा कर देते हैं। यानी कि एक पॉलीप्लाइड प्लांट है और एक डिप्लॉइड प्लांट है, तो डिप्लॉइड में खूबियां कम होंगी, पॉलीप्लाइड में खूबियां ज्यादा होंगी। लेकिन एनिमल्स में जो पॉलीप्लाइडी है वो बिल्कुल भी टॉलरेट वो उसको नहीं कर सकते। उसके नंबर अगर इंक्रीज कर जाए, पहले नहीं संभाले जाते जीन्स, थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो जाए तो कितनी बीमारियां लग जाती हैं। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि इनमें से पूरा का पूरा सेट जो है वो भी आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। एनिमल्स में ये नहीं आपको नॉर्मल में दिखेगा, क्योंकि वो उनके लिए लीथल होता है, उनकी डेथ हो जाएगी। लेकिन प्लांट्स में ये नॉर्मल है, और वो उसकी खूबियों को चार चांद जिसे कहते हैं ना वो लगा देते हैं। जैसे कि आप लोग अगर एग्जांपल्स देखें, वाटरमेलन की एग्जांपल है, आप लोगों ने सुने होंगे सीडलेस बनानास हैं, या आप अक्सर हम सऊदी अरब की एग्जांपल देते हैं कि वहाँ पे जो फ्रूट्स हैं और जो उनकी वेजिटेबल्स हैं उनके साइज बहुत बिगर होते हैं। और इवन जो हम टमाटर और प्याज ये जो लेकर आते हैं बाजार से, वो तो इसको रद्दी समझ के फेंक देते हैं। मतलब वो समझते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि ये गला हुआ है तो उसको फेंक दे, वो कहते हैं इसका साइज छोटा है, ये इस काबिल ही नहीं है कि इसको इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, तो ये जो बिगर साइज के फ्रूट्स एंड बिगर साइज के वेजिटेबल्स और बिगर साइज के फ्लावर्स, शोई फ्लावर्स जो डेवलप होते हैं किसी भी वैरायटी में, दैट्स बिकॉज ऑफ पॉलीप्लाइडी। नॉर्मली इनमें पॉलीप्लाइडी की वजह से ये जो फीचर्स हैं ये उनमें लाए जाते हैं कि एक जो फ्लावर है, शोई फ्लावर, जैसे ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए फ्लावर्स लगाते हैं, तो वो ज्यादा बिगर साइज का हो, ज्यादा शोई हो, ज्यादा कलरफुल हो। इसी तरीके से हम बनाना खाएं तो उसमें हमें वो बिल्कुल भी उसके सीड महसूस ना हो, उसके भी सीड होते हैं ना लेकिन वो महसूस ना हो। इसी तरीके से अगर हम अब किन्नुओं के बारे में भी अब ये चल रहा है, काफी देर पहले वैसे मैंने विजिट किया था यूब एग्रीकल्चर को, तो वहां पे इस पर रिसर्च चल रही थी कि जब ये जो किन्नू है इनकी इनकी ऐसी कोई वैरायटी बनाई जाए कि जब मतलब वो ग्रो करें और उनका प्लांट बने तो उसमें सीड ना बने। ठीक है, सीड के बगैर बने, तो सोचिए अगर ऐसा बन जाए तो कितना अच्छा हो। इसी तरीके से मेलन्स हैं, वाटर मेलन्स हैं, इनके बारे में भी इस तरह की रिसर्चर्स हैं कि सीडलेस बनाए जाए। लेकिन जब हम कुदरती चीजों को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली जायका वो नहीं रहता, जायका फिर उसी का ही होता है जो नेचुरल होती है। शोई जरूर हो सकती है, खूबसूरत भी लग सकती है, लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट्स और बाकी चीजों की कहीं ना कहीं कमी जो है वो जरूर आ जाती है। अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज जो है वो परफेक्ट है। जो ह्यूमन अगर अपने हिसाब से उसको ऑल्टर करने की कोशिश करता है या उसमें कोई चेंज लाता है, तो फिर वो उसके हिसाब से लगता तो है कि बाहिर तो लगता है कि ये शोई है और ये बड़ी खूबसूरत है, लेकिन एक्चुअली अगर उसके न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या उसके साइड इफेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो नेचुरल चीज है वो ज्यादा टेस्टी होती है, ज्यादा हेल्दी होती है एज कम्पेयर टू दोस्त के जिनको हम बना रहे होते हैं या हम उसको ऑल्टर करके जो है उसमें खूबियां लेके आने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो एन्यूप्लाइडी जैसे मैंने आपको भी बताया कि दिस इंक्लूड मोनोसोमी, ट्राइसोमी, पॉलीसोमी। जिस तरह की सोमी होगी उस तरह का उसका नंबर बन जाएगा। मोनो मतलब वन ऐड होना, ऐड डिलीट होना, डिलीट होना। ट्राइसोमी मतलब वन ऐड हो जाना। पॉलीसोमी मतलब बहुत सारे क्रोमोसोम जिस तरह का होता है, टेट्रासोमी है, पेंटासोमी है, हेप्टासोमी है, जितने क्रोमोसोम ऐड करते जाएंगे उस हिसाब से उसका नाम जो है वो बनता चला जाएगा। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ह्यूमन में अगर कोई एक आध क्रोमोसोम जो है वो कम ज्यादा हो जाए, अमूमन ये क्रोमोसोम जो है वो सेक्स क्रोमोसोम में जो है वो वेरिएबल है।
आप लोगों ने सुना भी होगा इनके बारे में, जैसे कि क्लिनफेल्टर जो सिंड्रोम है, इसमें कहा जाता है कि जो एक्स क्रोमोसोम है ना, वो इंडिविजुअल का ज्यादा हो जाता है, यानी कि एक एक्स वाई होने की बजाय दो एक्स और एक वाई क्रोमोसोम। तो ये लेकिन वो सिंड्रोम होता है, नॉर्मल नहीं होता है इंडिविजुअल, बट ये बियरेबल है, वो ग्रो कर सकते हैं। और ये अलग बात है कि फिर फर्दर उनके गेमीट्स नहीं बनेंगे, या जो भी उनके इनफर्टिलिटी के जो भी रीजन है वो आ जाएंगे। यानी इसी तरीके से हमने कुछ इस तरह के सिंड्रोम्स भी हैं हमारे पास, कि एक डिलीट हो जाए क्रोमोसोम, एक डिलीट हो जाए क्रोमोसोम, यानी कि उसका होमोलोगस मौजूद रहे लेकिन एक डिलीट हो जाए। तो उनमें टर्नर सिंड्रोम की एग्जांपल है हमारे पास, कि एक्स सिर्फ रहे और ना उसका सेकंड एक्स हो ना उसका सेकंड वाई हो, ठीक है, तो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम जो है, तो इसको हम कहेंगे, ये जो सिंड्रोम बनाएगा वो टर्नर सिंड्रोम है। तो ये ह्यूमन की एग्जांपल्स है। इसी तरीके से अभी हमने जो है वो बात भी की है कि एक आध क्रोमोसोम जो है वो ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, तो एक आध क्रोमोसोम ज्यादा हो सकता है, पूरा सेट अफोर्ड नहीं कर सकता, एनिमल्स एंड इंडिविजुअल्स जो है हम अफोर्ड नहीं कर सकते। एक आध क्रोमोसोम जो है उसकी जो है वो गुंजाइश निकल आती है, जैसा कि 13 नंबर का क्रोमोसोम जो है, ये एक ज्यादा, पूरे पूरे इसके कैरियोटाइप को देखिए वो नॉर्मल है, लेकिन 13 नंबर पे जब आप देखें एरो भी लगा हुआ है, तो उसमें एक क्रोमोसोम जो है इसमें ज्यादा है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि ओवरऑल इस इंडिविजुअल का जो अप्लाइडी नंबर होगा वो 47 होगा, और मतलब उसमें 47 क्रोमोसोम होंगे, और उसके साथ लिखा जाएगा कोमा 13+, यानी कि 13 नंबर में एक क्रोमोसोम जो है वो ज्यादा, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसी तरीके से कैरियोटाइप जो है, जो मैंने अभी आपको पीछे कैरियोटाइप ट्रांसलोकेशन की बताई थी, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको ऐसे रिप्रेजेंट अब करते हैं कि देखिए कि बाकी सारा नॉर्मल है, मैंने क्या बताया था कि 21 जो है उसका कुछ हिस्सा जो है वो टूट के और वो 14 के साथ जो है वो जाके मर्ज कर जाता है। अच्छा, और 14 वाला जो है वो अपनी जरूरत से ज्यादा बिगर होता है। तो ये 21 है, और 21 का क्रोमोसोम जो है पीछे से, यानी कि इस इंडिविजुअल का नहीं, इस इंडिविजुअल ने जहां से आप कह लें कि लिया है, इसको इनहेरिट हुआ है इसमें, तो दिस वन इज बिगर देन द होमोलोगस क्रोमोसोम। और ये जो हिस्सा है, ये फिर बाद में इसके जीन्स को जब स्टडी किया गया और इसको स्टडी किया गया इसके, इसको तो पता चला कि ये एक्चुअली 21 क्रोमोसोम है, जो कि उसका एक्रोसेंट्रिक जो स्मॉल पार्ट है, उसका स्मॉल आर्म है, वो टोटली लॉस्ट होके और पूरा का पूरा जो क्रोमोसोम है वो आके यहाँ पे जुड़ गया। तो नॉर्मल क्रोमोसोम से ये साइज में बिगर है। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ट्रांसलोकेशन के लिए लिखेंगे स्मॉल टी और ब्रैकेट, और ट्रांसलोकेशन हुई किसके दरमियान है? 14 के दरमियान में और 21 के दरमियान में। और इस ये अब मैंने आपको पहले बताया कि ये भी एक है सिंड्रोम है, जिसको फेमिलियल सिंड्रोम हम कहते हैं। फेमिलियल सिंड्रोम को बनाता है, यानी कि 21 अगर जाके 14 के साथ मर्ज हो जाए तो। और ये नीचे भी उसको रिप्रेजेंट करने के ओवरऑल 46 क्रोमोसोम्स है, ऐसा नहीं है कि 21 जाके उसके साथ जुड़ गया। तो उसने एक ही क्रोमोसोम वो बनाया है, वो उसमें क्रोमोसोम जो है वो नंबर का इजाफा नहीं हो उसमें वो शो होगा, लेकिन हम वैसे हमें पता है कि वो एक्चुअली 21 क्रोमोसोम आके यहाँ पे लगा है, ठीक है। तो एक्स वाई है, नॉर्मल है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है कहाँ पे? 14 नंबर पे, ये -14। और हुआ क्या है? प्लस ट्रांसलोकेशन हुई है, लेकिन प्लस हुई है, लॉस नहीं हुआ, उससे ऐड हुआ है। और क्या हुआ है? 14 का क्यू और 21 का क्यू, यानी कि लॉन्ग आर्म्स जो है, पी जो है वो तो शॉर्ट आर्म होते हैं, क्यू जो है वो लॉन्ग आर्म होते हैं। तो 21 का क्यू और 14 का क्यू जो है वो आपस में मर्ज किए हैं। तो ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कैरियोटाइप को। और ओवरऑल ये इसकी पिक्चर है जो कि आपको नजर आ रही है, जिसके बारे में हमने पहले ही बात कर ली है। अच्छा, अब हमने ये बच्चों अक्सर ही ना, ये लास्ट बात है जो मैं आपको समझा रही हूँ, इसके बाद मैं इसको खत्म कर दूंगी लेक्चर को, क्योंकि फिर कल इंशाल्लाह हम इसकी डिटेल देखेंगे। तो ये एक ऐसी चीज है कि जो कि अक्सर बच्चे ना इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी कि पोलीप्लाइडी को एनयूप्लाइडी के साथ मिक्स कर जाते हैं। पोलीप्लाइडी को याद रखिए, पूरे का पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम ऐड होना है, पूरा का पूरा सेट। यानी 2n है तो 3n हो जाएगा, 4n हो जाएगा, 5n हो जाएगा, 7n हो जाएगा, 8n हो जाएगा। दिस वन इज पोलीप्लाइडी। एनयूप्लाइडी में, एनयूप्लाइडी दो तरह की है। हम डिलीशन की बात है, डिलीशन तो क्लियर है ना, डिलीशन होती है वो तो पता चल जाती है। लेकिन जो उसकी आप कहने के एडिशन है ना, एडिशन में अक्सर बच्चे ना उसको पोलीप्लाइडी के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि एक, फॉर एग्जांपल ये एक सेट है, ठीक है, ये एक सेट है जिसके अंदर 4 क्रोमोसोम है, ठीक है। अब अगर इसमें पोलीप्लाइडी होगी तो क्या होगा, और अगर इसमें एनयूप्लाइडी होगी तो क्या होगा? अगर पोलीप्लाइडी होगी तो पूरा का पूरा ये चारों क्रोमोसोम जो है
ये डबल की बजाय 3-3 की फॉर्म में आ जाए या 4-4 की फॉर्म में आ जाए। तो दिस वन इज पॉलीप्लाइडी। ये ट्राइप्लाइडी है और ये टेट्राप्लाइडी। ऊपर वाली क्या है? ट्राइप्लाइडी है। नीचे वाली क्या है? टेट्राप्लाइडी। यानी कि पूरा का पूरा क्रोमोसोम जो है वो पूरा का पूरा सेट ऐड हो गया। सेट का क्या मतलब है? ये एक पूरा सेट है, ये 1 2 ये 3 और ये 4। ठीक है, ये पूरा सेट इसमें ऐड हुआ है। इसी तरीके से ये पहले से थे और ये पूरा सेट, ये दो और ऐड हुए यहाँ पे, ये दो और ऐड हुए हैं, तो ये पूरा सेट इसमें ऐड हुआ। तो ये दिस वन इज ट्राइप्लाइडी, दिस वन इज टेट्राप्लाइडी। अच्छा, अब अगर एक क्रोमोसोम ऐड हो पूरे सेट में, जस्ट वन क्रोमोसोम ऐड हो, तो वो क्या होगा? ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का क्या मतलब है? कि जस्ट वन क्रोमोसोम, किसी भी एक होमोलोगस क्रोमोसोम का एक क्रोमोसोम दो की बजाय तीन हो जाएंगे। पूरा सेट नहीं ऐड हुआ, सिर्फ एक क्रोमोसोम जो है वो ऐड हुआ, ये वाला। ठीक है। अच्छा, वो जरूरी नहीं कि ये वाला हो, वो यहाँ पे भी ऐड हो सकता है, वो यहाँ पे भी ऐड हो सकता है, लेकिन ये कि पूरे सेट में सिर्फ एक क्रोमोसोम ऐड हुआ। तो दिस वन इज एन्यूप्लाइड एंड दिस वन इज ट्राइसोमी। बट अगर पूरा सेट क्रोमोसोम का ऐड हो तो दिस वन इज ट्राइप्लाइडी एंड ट्रिप्लाइड। इंडिविजुअल क्या कहलाएगा? ट्रिप्लाइड। और इसमें इंडिविजुअल क्या कहलाएगा? ट्राइसोमिक। और ये क्या होगा? ट्राइप्लाइडी और दिस वन इज ट्राइसोमी। ठीक है। इसी तरीके से अगर दो क्रोमोसोम जो है वो ऐड हो जाए तो फिर हम क्या कहेंगे? टेट्रासोमी। यानी कि अगर ये एक ऐड होता और यहाँ पे भी एक और ऐड हो जाता, या इसी के साथ एक और ऐड हो जाता, यानी कि दो की बजाय एक दो तीन चार हो जाते, तो हमने कहना था ये टेट्रासोमिक है। ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ ट्राइप्लाइडी कैसी है? ऐसी है। तो ये डिफरेंस है। अच्छा, अब इसी तरीके से एन्यूप्लाइड में अगर ऐड हो सकता है, डिलीट भी हो सकता है। तो डिलीट होने का ये मतलब नहीं है कि पूरा सेट डिलीट हो जाना। डिलीट होने का मतलब क्या है? कि किसी भी एक होमोलोगस पेयर का एक क्रोमोसोम जो है, ये देखिए यहाँ से ये मिसिंग है, तो दिस वन इज मोनोसोमी। अगर ये भी मिसिंग हो जाता, ये भी, तो क्या हो जाता? डाइसोमी हो जाता। हुँ? और जैसे मैंने आपको कहा था, डबल मोनोसोमिक हो जाता। लेकिन अगर ये पूरा का पूरा होमोलोगस पेयर ही डिलीट हो जाए तो वो क्या हो जाता? नलिसोमिक। ठीक है। तो ये इसकी बड़ी डिटेल है, इसको जरा फर्क को याद रखिएगा। बाकी इंशाल्लाह मैं आपको एक बुक चैप्टर भी दूंगी इसका, जिससे आप फर्दर इसको स्टडी जो है वो कर सकते हैं। और ये नोट्स तो डेफिनेटली मैं दूंगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह फिर कल कल नहीं परसों मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। ओके। कौन आया? हिबा फातिमा बेटा, अब तो हम ऑफ भी कर चुके हैं, तो आपने क्यों ज्वाइन करना है?